हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का। उम्मीद कि आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो बहुत ही शानदार टॉपिक है भारतीय संविधान के अंतर्गत या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्यारे दोस्त इसे समझ पा रहे होंगे कि आज जो हम करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, वो करने वाले हैं भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पॉलिटी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम राज्य के नीति निदेशक तत्व या मेरे प्यारे दोस्तों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्या होते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, क्या होते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के साथ में क्या कई जगह सिद्धांत लिखा होता है, तो आप सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या होते हैं, इन सब बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों। चलिए, उससे पहले हम चाहेंगे कि मोटिवेशन तो बनता है, बोलो यस और नो। मोटिवेशन तो बनता है। कहते हैं जो पानी से नहाएगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, कपड़े बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो आप क्या बदलना चाहते हैं? आप पानी से नहा करके लिबास बदलना चाहते हैं या आप पसीने से नहा करके अपना इतिहास बदलना चाहते हैं? ये इसका निर्धारण आपको स्वयं करना होगा मेरे प्यारे दोस्त। आज हम जो करने चल रहे हैं, हमारा जो टारगेट होगा, उसमें हम कॉन्सेप्ट जानेंगे कि डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी से रिलेटेड बातें क्या हैं, और साथ ही साथ में डीपीएसपी से संबंधित उसके प्रश्न क्या हैं, उनको भी हम समझने का काम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जितने प्यारे साथी हैं सभी लोग आ जाइए और हम समझने की चीज़ों को कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बेस्ट कॉन्सेप्ट में आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं डीपीएसपी की बात करता हूं, जिसे हम और आप शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं, अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इसी को हम हिंदी में मेरे प्यारे दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं, या राज्य के नीति निदेशक तत्वों के नाम से जानते हैं, या सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसे भारतीय संविधान में अगर मैं बात करूं तो भाग नंबर 4 में इसे बताया गया है। और अगर वहीं मैं अनुच्छेद की बात करता हूं तो इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 मतलब 36 से लेकर के 51 मतलब 51 के बीच में डीपीएसपी को डिफाइन किया गया है। तो इसे कहाँ बताया गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप कहेंगे भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 पार्ट नंबर 4 में। और साथ ही साथ अगर मैं आर्टिकल की बात करूं या मैं आपसे अनुच्छेद की बात करूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के, जी हाँ 36 से लेकर के 51 में बताया गया है। 36 से लेकर के 51 में इसे बताया गया है। अब बात ये आती है मेरे प्यारे दोस्त कि सर जो डीपीएसपी है इसे क्यों लाया गया? क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक उद्देश्य होता है, हर एक चीज़ का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम होता है। जैसे आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि हाँ मैं तैयारी करूँगा, मेहनत करूँगा, मुझे सफलता प्राप्त होगी। यही एक ऑब्जेक्टिव है आपका, यस और नो। इसी तरीके से सर संविधान में डीपीएसपी को क्यों रखा गया? क्या ऐसे कारण थे, क्या ऐसे उद्देश्य थे, क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे जिस वजह से इसे रखा गया? तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है वो क्या मिलता है? याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, वेलफेयर ऑफ, जी हाँ वेलफेयर ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब होता है कि डीपीएसपी को इसलिए लाया गया राज्य की कल्याणकारी अवधारणा के लिए। डीपीएसपी को क्यों लाया गया मेरे दोस्त? तो आप कहोगे राज्य की कल्याणकारी अवधारणा के लिए इसे लाया गया।
अवधारणा के लिए इसे लाया गया। सर राज्य की कल्याणकारी अवधारणा का मतलब क्या है, वेलफेयर का मतलब क्या है? राज्य के उत्थान के लिए उसका विकास होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। किसी भी स्टेट को अगर आपको डेवलप करना है तो उसे अगर आप विकसित नहीं करेंगे, चीज़ें बेहतर नहीं करेंगे, उस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, चाहे वो रोड से संबंधित हो, वो वाटर से संबंधित हो, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हो, ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो, तो उसका विकास नहीं हो सकता। वो हेल्थ से संबंधित हो, वो शिक्षा से संबंधित हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, रूरल डेवलपमेंट से संबंधित हो, तो डेवलपमेंट के लिए तो इसका मेन उद्देश्य यही था मेरे प्यारे मित्र, क्या कि हम राज्य की कल्याणकारी अवधारणा के लिए डीपीएसपी को भारतीय संविधान में रखा गया। अब मेरे प्यारे दोस्त एक बात आती है कि सर जो डीपीएसपी है ये भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ, स्टेट पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त, तो इसे कहाँ से लिया गया है या हमने इसे अपने संविधान में कहाँ से रखा है, तो याद रखिएगा हमने अपने संविधान में इसे आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और आपके मन में बात आएगी कि सर क्या आयरलैंड ने भी इसे किसी से लिया है या आयरलैंड ने इटसेल्फ इसे फ्रेम किया है? तो याद रखिएगा आयरलैंड ने भी इसे किसी से लिया है और वो देश है स्पेन। तो सर स्पेन ने किससे लिया है? तो याद रखिएगा डीपीएसपी का जो फ्रेम करने वाला आदमी है, जो फ्रेम करने वाला जिसने फ्रेम किया इसे, वो स्वयं आयरलैंड ना होकर के क्या है दोस्त, स्पेन है। मतलब कहने का डीपीएसपी को बनाया है जिसने, वो आयरलैंड नहीं, वो कौन है? वो स्पेन है। इस बात को याद रखिएगा। और स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को लाया गया और साथ ही साथ में आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने अपने संविधान में डीपीएसपी को रखा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। एक बार जल्दी से नोट आउट कर लीजिए, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन ऑल्सो। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या बताया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बताया गया है। एक सबसे बड़ा फैक्ट क्या है समझिएगा, जो डीपीएसपी है वो किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं सर? जी हाँ, डीपीएसपी किसी व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होती, ये लागू होती है, इंप्लीमेंट होती है स्टेट पर। किस पर लागू होती है? स्टेट पर। एप्लीकेबल ऑन स्टेट, राज्य पर लागू होती है, स्टेट्स पर लागू होती है। ध्यान से सुनिएगा। और जैसे ही ये राज्य पर लागू होगी वैसे ही ये स्वतः का मतलब है ऑटोमेटिकली किस पर लागू हो जाएगी? तो याद रखिएगा ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेबल हो जाती है वहाँ पे निवास करने वाले या उस राज्य में निवास करने वाले सिटीजन्स के ऊपर, या सिटीजनशिप मत लिखिए, सिटीजन्स के ऊपर लिखिए, सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर लागू हो जाती है। जो भी नागरिक वहाँ निवास कर रहे हैं उन पर लागू हो जाएगी। क्लियर? मतलब कहने का डीपीएसपी जो है वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल ऑन सिटीजन्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट। क्लियर? ये बात भी समझ में आ गई होगी। डीपीएसपी का इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन ऑल्सो। अब हम आर्टिकल्स पर बढ़ेंगे, 36 से 51 तक है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि 36 में, 37 में, 38 में क्या बातें कही गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल नंबर 36 कहता है मेरे प्यारे दोस्त, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, मतलब सर राज्य की परिभाषा को डिफाइन करता है ये। और क्या कहता है? जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की बताई गई है, उसी डेफिनेशन ऑफ स्टेट पर राज्य के नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी लागू होंगे। इस बात को याद रखिएगा, डीपीएसपी क्या होंगे?
लागू होंगे, इस बात को याद रखिएगा। मतलब कहने का, भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषाएं दो तो नहीं हो सकती, बोलिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है वो क्या है? कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या प्रॉफिट ऑब्टेन कर रहा है, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट को डिफाइन करेगा। आर्टिकल 36 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट उसी पर डीपीएसपी लागू होगा जो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 12 के अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताई गई है। क्लियर? आ जाइए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है? कहता है इस भाग में शामिल किए गए सिद्धांतों के आवेदन, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये लिखा ही एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट, पर एक्चुअलिटी क्या है? आर्टिकल नंबर 37 कहता है, वास्तविकता समझने की कोशिश कीजिए। आर्टिकल नंबर 37 कहता है डीपीएसपी डज नॉट चैलेंजेबल इन द कोर्ट और यू कैन से इन एनी कोर्ट, द रीजन बिहाइंड इट। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, अलग अलग राज्य हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक राज्य की सरकार कुछ ना कुछ वेलफेयर के लिए योजनाएं चलाती है, और जब सरकारें बदलती हैं तो पुरानी वाली जो सरकार थी वो जो योजनाएं चला रही थी उसको नई वाली सरकार बंद कर देती है। तो क्या हम जाकर के कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं कि भाई साहब सुनिए जज साहब, पिछली सरकार ने ये योजना चलाई थी, इसमें हमें बहुत लाभ था, लेकिन इस सरकार ने बंद कर दिया, हमें न्याय दीजिए? कभी गए हैं क्या? नहीं। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि डीपीएसपी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। डीपीएसपी जो है वो न्याय योग्य, या कह सकते हो न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। या ऐसे कह सकते हो डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, आप ये भी कह सकते हो। डीपीएसपी जो है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मतलब कहने का, डीपीएसपी डज नॉट चैलेंजेबल इन द कोर्ट। डीपीएसपी को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 38 क्या कहता है? 38 कहता है स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब क्या हुआ सर, हम नहीं समझे। सरकार ये कहता है डीपीएसपी कि राज्य जो है उसका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, कि जो भी वहाँ पर निवास कर रहे लोग हैं उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए कार्य करेगा। साथ ही साथ में कल्याण की अवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये राज्य का क्या है? कर्तव्य बनता है, और इसे वो करेगा, इसे उसे करना पड़ेगा। बात क्लियर? इसका मतलब साफ हो गया कि जो डीपीएसपी है वो राज्य पर लागू हो रहा है। कहाँ लागू हो रहा है? राज्य पर लागू हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए ना, सामाजिक तरीके से आपको न्याय दिलाने का काम, आर्थिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, ये सारे की सारी चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं, इस बात को याद रखें। आर्टिकल 39 क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त? कहता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी चीज़ें यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। आर्टिकल 39 और 39A दोनों मैंने यहाँ पर एक साथ लिखे हैं। ये 39 है और ये 39A का पार्ट है, ए है। 39 कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जो भी जैसा भी है, अगर वो जो काम करता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए आपको समान वेतन प्रदान करना चाहिए, ये बात यहां पर कही गई है। 39A कहता है, क्या कहता है?
इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। फ्री लीगल एड की बात करता है, मतलब समान न्याय हो और निशुल्क विधिक सहायता आपको प्राप्त हो। समान न्याय हो और निशुल्क विधिक सहायता आपको प्राप्त हो, इसका प्रोविजन कौन करता है? आर्टिकल नंबर 39 और 39A के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं दोनों। क्लियर? ये 39A है और ये 39 है। हमने एक साथ दोनों को रखा था, इसलिए एक साथ अलग अलग करके भी बता दिया है। आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है? एग्जामिनर का बहुत फेमस सवाल है ये, और ये जो है ये भी एग्जामिनर का बहुत फेमस सवाल है। पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये सवाल। ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है अंडर डीपीएसपी, और साथ ही साथ में एक और बात कहता है कि यहाँ डेवलपमेंट के लिए जो विषय हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 29 है। कितनी है? 29 सब्जेक्ट्स हैं जो भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बताए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं? ग्राम पंचायतों के विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। प्यारे साथी, इस बात को याद रखें। नेक्स्ट अगर बात की जाए, आर्टिकल नंबर 41 क्या कह रहा है, इसे समझने की कोशिश करो। कह रहा है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। जैसे आपने देखा कोविड जब आया हमारे देश में तो बहुत समस्याएं आई, महामारी थी, पेंडेमिक था, बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत बच्चों के जो परिजन थे, माता पिता थे, किसी की माता का निधन हो गया, किसी के पिता का निधन हो गया, कई ऐसा भी देखा गया कि माता और पिता दोनों का निधन हो गया। ऐसी स्थिति में अब बच्चे क्या करें? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? शिक्षा दो, हम शिक्षित होना चाहते हैं, टू एजुकेशन। ये राज्य की ड्यूटी बनती है, राज्य को ये देनी पड़ेगी। दूसरा, जब नौकरियां छूट गईं तो कहा गया रोजगार दो, काम दो। कैसे नहीं दोगे? राइट टू वर्क, काम दो मुझे। और फिर क्या कहा गया? कई सारे बुजुर्ग लोग थे, कई सारे गरीब लोग थे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, केंद्र सरकार पिछले 28 महीनों से लगभग सभी गरीब लोगों को, बीपीएल कार्ड धारकों को, जिनके पास कार्ड धारक हैं, उन्हें निशुल्क अनाज दे रही है। अब ये नहीं कहिएगा मुझे नहीं मिला सर, उसे कैसे मिल गया, ये एक सेकेंडरी बात है, लेकिन 28 महीनों से मिल रही है तो लोक सहायता पाने का अधिकार है आपको। 28 महीनों से मिल रही है और सरकार ने 12 महीने के लिए इसे क्या किया है? बढ़ा दिया है। इट मींस ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये 40 मंथ्स का पूरा सिनेरियो बन के तैयार हो गया। कितने मंथ्स का? 40 मंथ्स का पूरा सिनेरियो बन के तैयार हो गया। मतलब कहने का यह हुआ पब्लिक असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन अ सर्टेन केसेस। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट प्रोवाइड द, आपने सुना होगा जिसे विधवा पेंशन होती है, जो विधवा हो जाती हैं, जिनके स्त्री जो शादीशुदा है उसके एक्सपायर हो जाता है हस्बैंड, तो विधवा पेंशन मिलती है। इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष पूरे कर लेता है तो वो फिर रिटायर हो जाता है, अपनी जो उसकी नहीं कहते हैं एक जीवन चीज़ें हैं वो धीमे धीमे ख़त्म हो जाती हैं और वो एकदम अपने नई दुनिया की तरफ बढ़ने लगता है। तो उस स्थिति में आपने सुना होगा वृद्धावस्था पेंशन भी मिलती है। तो दैट विल बी द थिंग्स विच इज रिलेटेड टू पब्लिक असिस्टेंस। तो वृद्धावस्था जो है, वृद्धा अवस्था पेंशन जैसी चीजें। और मेरे प्यारे दोस्त, आपकी दूसरी कौन सी थी? विधवा पेंशन, ये सरकारें देती हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा जो विकलांग दिव्यांग होते हैं उनको सरकार 3 पहिए वाली साइकिल देती है।
अब तो बैटरी लगी हुई साइकिल दे रही है जिससे वो उन्हें कुछ चलाना ना पड़े, है ना, वो चला। तो ये सब क्या है, पब्लिक असिस्टेंस का काम है, जो किसे करना है, स्टेट को करना है, अंडर आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 42 कहता है, क्या कहता है, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध। 42 साफ साफ कहता है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। और जब भी मैटरनिटी रिलीफ की बात आती है तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्त, भारत में अगर आप किसी भी संस्थान में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट हो, वहाँ पर अगर महिला गर्भवती हो जाती है, आप देखिए सिंपल सी बात है, महिला जो है वो गर्भावस्था में है या गर्भवती है, ऐसी स्थिति में उसके लिए 26 सप्ताह का या यू कैन से 26 सप्ताह के लिए, 6 महीने के लिए, दूसरे शब्दों में 26 सप्ताह या 6 महीने के आसपास का पेड लीव का प्रावधान बनता है। मतलब वो कार्य नहीं करेगी लेकिन उसे वेतन देना होगा कंपनी को। कंपनी को क्या देना होगा, वेतन प्रदान करना होगा। इस बात को याद रखिए। जो पेड लीव हैं वो 6 महीने की हैं। तो कई संस्थान प्रदान करते हैं, कई प्रदान नहीं करते हैं। ये एक भी चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। हालांकि अब तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पिता बनते हैं तो पिता बनने पर आपको पैटर्निटी लीव मिलती है। अगर आप पिता बनते हैं, पेरेंट्स बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो पिता बन रहा है, जो फादर बन रहा है, उसे पैटर्निटी लीव मिलती है। ये लगभग 7 दिनों की है। कितने दिनों की है, लगभग 7 दिनों की है। ठीक है, अलग अलग संस्थान अलग अलग देते हैं। वैसे ये 15 दिनों की है, लेकिन कुछ देते ही नहीं हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन हाँ, महिला के लिए ये प्रोविज़न है और इसे आपको पूरा करना होगा। आर्टिकल 43 क्या कहता है, कहता है कर्मकारों के लिए न्यूनतम या निर्वाचन मजदूरी, मतलब निर्वाचन का मतलब यहाँ चुनाव से नहीं है, न्यूनतम से है। निर्वाचन मतलब कि किसकी कौन सा मजदूर कैसा है, स्किल्ड है तो उसके लिए क्या रहेगा, उसका मिनिमम वेज। अनस्किल्ड है तो उसके लिए मिनिमम वेज क्या रहेगा। कुल मिला के यहाँ पर जो वेजेस की बात है लघु और कुटीर उद्योगों में, उसके बारे में चर्चा की गई है कि लिविंग वेजेस क्या होने चाहिए, उस पर बात की गई है। कहाँ पर, आर्टिकल नंबर 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल नंबर 4 कहता है 4 बराबर 4। इसे हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बराबर 4 तो कहोगे 44। क्या मतलब हुआ सर, ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। सर नहीं समझे, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। क्या है दोस्त, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात करता है। इस बात को याद रखिएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं मेरे प्यारे मित्र, तो याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा जितने भी प्यारे दोस्त हैं, कि समान सिविल संहिता में होता क्या है, महिला और पुरुष, मतलब कहने का फीमेल और मेरे प्यारे दोस्त जो पुरुष है, जो मेल हैं, ये दोनों अपने अपने लिए इक्वल राइट्स की बात करते हैं। इक्वल राइट्स की बात करते हैं, दोनों के दोनों अपने लिए। किसकी बात करते हैं दोस्त, इक्वल राइट्स की बात करते हैं दोनों अपने लिए। तो अब ये देखना है और ये सोचना भी है कि ये इक्वल राइट्स क्या मिलेगा। हालांकि अभी भारत में अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ पूर्ण रूप से गोवा में लागू है। हालांकि 2 राज्यों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ले आए हैं वो, और उनका मानना है कि जल्द वो लागू कर लेंगे। एक गुजरात और दूसरा राज्य जो है मेरे प्यारे साथी वो है उत्तराखंड। ये वो 2 राज्य हैं जो अपने यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल जो है, विधेयक जो होता है, वो ले आए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का द्वारा ये सारा कार्य किया गया है। क्लियर? अब एक और बात यहां कही गई है, अगर गौर करें आप, 46 क्या कहता है? 6 SC ST साथ ही साथ में और अन्य दुर्बल वर्ग, मतलब अदर वीकर सेक्शन, किसी भी वर्ग का हो सकता है। गरीब तो यार कोई भी हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी ना गरीब सिर्फ SC होगा, गरीब तो ST भी हो सकता है, गरीब ब्राह्मण क्षत्रिय जनरल भी हो सकता है, और गरीब OBC BC EBC भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? तो उन सभी के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान किए गए। अर्थ मतलब होता है पैसा। आप लोगों में कई सारे विद्यार्थियों को जो SC समुदाय से होंगे, ST समुदाय से होंगे, या अदर वीकर सेक्शन में भी होंगे, तो उनको विद्यालय जब गए होंगे तो स्कॉलरशिप मिला होगा। अगर मिला है तो बता दीजिएगा, ठीक है? अब ये नहीं कहना सर हमको मिला था पर खर्च हो गया। कुछ कहते हैं सर मिला तो था, हम बताए नहीं थे। कुछ कहते हैं सर हमने फॉर्म तो भरा था लेकिन हमारा आया ही नहीं। वो एक सेकेंडरी मुद्दा है, लेकिन मिला जरूर होगा। तो जो SC ST हैं, अदर वीकर सेक्शन हैं, जिनके लिए रोटी खाना एक बहुत बड़ा टास्क है, रोटी जिनको मिल जाए वो पढ़ने जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो सरकार ने कहा कि अब ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी दुर्बल वर्गों से संबंधित हैं, दुर्बल वर्गों में आपके सारे आते हैं, जो भी हैं, जनरल हैं, OBC हैं, SC ST माइनॉरिटी, वट एवर द थिंग, ठीक है? और SC और ST हैं तो उनके लिए अब आपने देखा होगा, प्राइमरी स्कूल में जाइए 1 से 5 तक या 1 से 8 तक के विद्यालयों में, तो मिड डे मील का भोजन मिलेगा, सारी किताबें मिलेंगी, 2 ड्रेस मिलती हैं, 1 बैग मिलता है ना, शूज़ मिलता है, मोजे मिलते हैं, सॉक्स मिलते हैं, है ना, जिन्हें अलग अलग स्थानों पर आप अगर देखें तो अब कई जगह स्टैंडर्ड अच्छा होता है, कई जगह स्टैंडर्ड खराब होता है। भोजन बनाने में ही पता चला चोरी कर लिए, दाल आई थी 2 किलो, बनाई गई आधा किलो, तो अब समस्या आ जाती है, तो वहाँ भोजन की क्वालिटी गिर जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेहतर काम किया सरकार ने। पेट भरा रहेगा तो शिक्षा में मन लगेगा, पढ़ने में, और पेट में चूहे कूद रहे हैं तो फिर मन तो लगेगा नहीं, इधर उधर टटोगे देखोगे। तो सरकार ने ये भी काम किया है। 47 क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट। देखो क्या कह रहा है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट, राज्य की ये ड्यूटी है, कर्तव्य है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना। अब दारू पी के तो न्यूट्रिशन लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इस संविधान के अनुच्छेद में जो मदिरा पान है, जो शराब है, जो वाइन है, जो लिक्कर है, जो उसे प्रतिबंधित किया गया है। जैसे कई बिहार राज्य है, जैसे मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश भी प्रतिबंध किया है, और गुजरात तो बहुत दिनों से प्रतिबंध किया है। तो बिहार गुजरात तो ऑलरेडी हैं, पर मध्य प्रदेश में अभी पूर्ण रूप से प्रतिबंध के लिए कहीं ना कहीं भी बातें चल रही हैं। होगा नहीं होगा वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन गुजरात और बिहार दोनों प्रतिबंध कर चुके हैं, तो वहाँ पे नहीं बिकती है। अब अगर वहाँ पर आपने पी तो फिर भैया जुर्माना है, पकड़े गए तो जुर्माना, नहीं पकड़े गए तो कौन कहेगा तुम चोर हो। तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना है, पोषक तत्वों का लेवल क्या करना है, स्तर बढ़ाना है। साथ ही साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन को ऊंचा करना है। रहन सहन में क्या ऊंचा करोगे? पहले पजामा कुर्ता पहनते थे, जीन्स पहनने लोगों, रहन सहन ऊपर हो गया? नहीं, रहन सहन ऊपर करने का मतलब ये है कि लोगों की आय बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तो उनका स्टाइल बढ़ेगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा। कैसे? अभी तक वो सिर्फ नमक रोटी खा रहे थे, तो स्टैंडर्ड लिविंग में क्या हो गया, अब वो दाल रोटी खाने लगेंगे। और अच्छा होगा तो दाल रोटी सब्जी खाने लगेंगे, और अच्छा होगा तो दाल रोटी सब्जी चटनी चावल खाने लगेंगे, और अच्छा होगा तो दाल रोटी सब्जी चटनी चावल के साथ बाद में मीठा खाने लगेंगे। बोलो यस और नो। साथ ही साथ में
आने जाने के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेहतर हो, हेल्थ की सुविधाएं, स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो बेहतर हो। किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपको पता चला कोई दिक्कत समस्या है, तुरंत हॉस्पिटल मिल जाए। अब पता चला हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर है ही नहीं, हॉस्पिटल खंडहर पड़ा है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ कहा गया है कि लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाइए, अच्छा करिए। इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो बेहतर करिए। एम्बुलेंस लाइए, है ना, और डॉक्टर लाइए, नर्स लाइए, दवाइयाँ लाइए, मशीनरी लाइए। तो बेहतर से बेहतर करने का कार्य करना है। और ये काम कौन करेगा? ये काम स्टेट करेगा। ये काम कौन करेगा? स्टेट करेगा। आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है दोस्त? 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन संगठन। जी हाँ, कृषि और पशुपालन संगठन की बात करता है, इस बात को याद रखिएगा। और साथ ही साथ में मैं बता दूं, आर्टिकल 48 ये भी कहता है, क्या कहता है? कहता है गौवध जो है, गाय का जो वध है, कौन सा? जो गौवध है, इस पर ये प्रतिबंध लगाता है। गौवध पर प्रतिबंध लगाता है। अब उत्तर प्रदेश में हुए और अगर ऐसा कुछ कर दिए तो अपराध है, बाकी ऐसा नहीं है कि कहीं और कर दोगे तो अपराध नहीं है। गाय का वध करना कानूनन अपराध है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, गौवध को प्रतिबंधित किया गया है। आर्टिकल नंबर किसमें? 48 में। 48 क्या कहता है दोस्त? कहता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब कहने का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। सबसे पहले तो आपको पर्यावरण का संरक्षण करना है, उसे बचाना है। और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। दूसरा, उसका संवर्धन करना है, उसे बढ़ाना है ना, उसे बेहतर करना है, उसे उसका विकास करना है, उसकी ग्रोथ करनी है आपको। तीसरी बात, वन और वन्य जीव, इनकी भी आपको रक्षा करनी है, इनको आपको प्रोटेक्शन प्रदान करना है। देख रहे हैं आप लोग, कभी हाथी को मार दे रहे हैं, कभी टाइगर को मार दे रहे हैं, कभी लायन को मार दे रहे हैं, है ना। तो ये वो जो चीज़ें हैं ये बहुत गलत हैं, हमें उन्हें संरक्षण प्रदान करना ही होगा, हमें उन्हें प्रोटेक्शन देना ही होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा है वो संतुलित बना रहे या वो बैलेंस्ड बना रहे। तो बैलेंस्ड रखने के लिए हमें ये काम करना होगा। क्लियर? बताएं, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आओ, अगला कह रहा है आर्टिकल नंबर 49 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का आर्टिकल 49 क्या कहता है? 9 मतलब साइन, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने भी प्यारे दोस्त हैं, जितने भी प्यारे साथी हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उन्हें हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन देना है। स्थान जो हैं उन्हें हमें प्रोटेक्शन देना है, और जो वस्तुएं हैं उन्हें भी हमें प्रोटेक्शन प्रदान करना होगा। तो हर हाल में प्रोटेक्शन देना होगा, इस बात को याद रखें। क्लियर दोस्त? चलें आगे, नेक्स्ट आ जाइए। जैसे सिंपल सी मैं बात कहूँ, आप कहो कि ताजमहल है, हम उसे प्रोटेक्शन देते हैं कि नहीं देते? तो आप कहोगे देते हैं। मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ, अक्षरधाम मंदिर है, हम उसे प्रोटेक्शन देते हैं? देते हैं, बिल्कुल देते हैं। क्यों नहीं देते? देंगे, बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो बहुत सारे भारत के ऐसे चर्च हैं, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। गोल्डन टेम्पल सुना है आपने? स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल,
गोल्डन टेम्पल। स्वर्ण मंदिर सुना है आपने? अगर मैं स्वर्ण मंदिर की बात करूं आप सभी बच्चों से, आप सभी प्यारे साथियों से, तो हम संरक्षण देते हैं? तो बिल्कुल देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे हैं, बहुत सारे ऐसे मस्जिद हैं, बहुत सारे ऐसे मकबरे हैं, टॉम्ब हैं, जिन्हें हम संरक्षण प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे, बहुत सारे फोर्ट हैं, राजस्थान जाइए बहुत सारे फोर्ट हैं जिन्हें हम वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो शामिल हैं, उन्हें भी हम संरक्षण देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे या हमारे देश में निवास करने वाले विभिन्न समुदायों के पूर्वजों के द्वारा बनाए गए एक बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर का नमूना है। इस बात को जरूर याद रखें। ठीक। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कहता है 50-50 खाओ ब्रिटानिया 50-50। मतलब नहीं समझे सर, पावर जो है वो आधी आधी, मतलब कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण या न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका से न्यायपालिका का क्या हो गया? पृथक्करण हो गया। कार्यपालिका का मतलब होता है राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। राइट। तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री मतलब एक तरफ नेता, और न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उपभोक्ता फोरम, लोक अदालतें, ये जुडिशरी। अब जब भैया एक तरफ नेता और कोर्ट दोनों, जज और नेता अगर मिल जाएगा, एक हो जाएगा, एक ही बना रहेगा, तो चोर कभी पकड़ में आएगा नहीं। तो यहाँ सेपरेशन हो गए। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि सेपरेट होना भी चाहिए, अलग अलग। नहीं तो जिसने चोरी की वही जा करके जज के सामने खड़ा हो गया, कहा और जज साहब नमस्कार, कहे नमस्ते। पहले जज साहब को मिल गया हिस्सा। क्यों? दोनों साथ साथ थे, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों साथ साथ थी। पृथक्करण जरूरी है और होना भी चाहिए, है भी। तो अब थोड़ा सा आपने देखा हो बहुत सारे नेता पकड़े गए, अपने बिहार में ही कई बहुत सारे नेता पकड़े गए, उधर साउथ के भी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला है, हर्षद मेहता घोटाला, शेयर बाजार का, कैपिटल मार्केट का घोटाला। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो ये सेपरेट हो गई पावर। तो खाओ ब्रिटानिया 50-50 मतलब जो 100% पावर थी उसका सेपरेशन हो गया। क्लियर? आधी आधी हो गई। ओम ओम स्वाहा कहोगे ये क्या था सर? ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब भैया स्वाहा मतलब क्या है? घर में शांति कब रहेगी? जब पंडित जी को 51 रुपये दक्षिणा दोगे, है ना। पंडित जी के पास गए तो पंडित जी तुरंत बताए शनि बहुत भारी है, क्या करें पंडित जी? कुछ नहीं, ब्राह्मण को दान करिए। अब खुद ही ब्राह्मण है, दान तो मिलेगा ही मिलेगा, सब बताए हैं। तो 51 नंबर क्या है? दान है। कैसा? शांति और सुरक्षा की बात करता है। किसकी शांति की बात करता है? देश की। और सुरक्षा की बात करता है मतलब प्रमोशन करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। मतलब हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनसे हमारे संबंध कैसे हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, दोनों ही गंदे आदमी हैं, है या नहीं, ये बता दीजिए। तो शांति तो रहती है, लेकिन अक्सर देखा होगा चाइना भी कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ, और पाकिस्तान तो मान लो करने लायक ही नहीं रह गया है। अब उसकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है। क्लियर? तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक, तो यहां पर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात की गई है। ये आपके कुछ आर्टिकल्स थे जो रिलेटेड थे मेरे मित्रों, मेरे साथियों, किससे? डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। चलेंगे आज का क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर व्हाट मेन रीजन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला ऑप्शन है राज्य जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए,
धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, या आखिरी कह रहा है डी ऑप्शन, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी को क्यों लाया गया, फॉर द पर्पज ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट, राज्य की कल्याणकारी अवधारणा के लिए। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसे आप बताएंगे मुझे करके। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, या फिर ये सभी सही? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, उम्मीद है मुझे। और हालांकि ये टाइमर चल रहा है, पर इसका आंसर नहीं होगा। ये पूरा डीपीएसपी था जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। बाकी हम लोग डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसे भी समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। थैंक यू एवरीवन।